ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया। अब देखो काम की बात, ये है एक बीकर, इसके अंदर है पानी, ठीक है, सिर्फ सुनना बैठ गया, पूरी कहानी है, ठीक है, एक बार सुनना आ गई क्लियर हो जाएगा। एक बीकर है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर हमने नमक मिला दिया, NaCl मिला दिया, यहाँ पे लगा दी हमने बैटरी, क्या लगा दी बेटा, बैटरी, ठीक है। बैटरी में जो बड़ा वाला पोल होता है इसको पॉजिटिव पोल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। ये तो मैं कि पानी में जैसी इलेक्ट्रिसिटी अपने पास की, ये सॉल्ट दो हिस्सों में टूट जाएगा, Na+ में टूट जाएगा, Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। पॉजिटिव वाले पार्ट को बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं बेटा, बोलते तो कम से कम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। नेगेटिव वाले हिस्से को बोलते हैं एनायन, क्या बोलते हैं, कैटायन जो होता है, कैटायन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ, बैटरी वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है, थोड़ा लगा देता तो Na+ क्या है हमारा, कैटायन, Cl नेगेटिव क्या है हमारा, एनायन। पॉजिटिव चार्ज वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, बैटरी के नेगेटिव वाले पोल की तरफ। ये जो पॉजिटिव वाला जिस इलेक्ट्रॉन की तरफ, किसकी तरफ, किसी तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा, और ये नेगेटिव वाला इसकी तरफ भागेगा। जो आयन जिसकी तरफ भागे, अगर कैटायन जिस इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा उसको बोलेंगे कैथोड, क्या बोलेंगे बेटा, कैथोड। और एनायन जिस तरफ भागेगा उसको बोलेंगे एनोड। कैटायन जिधर भागे उसी को बोलते हैं कैथोड, और एनायन जिसकी तरफ भागेगा उसको बोलेंगे बेटा एनोड। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, मतलब कोई लंबी बड़ी आपकी साइंस तो नहीं यहाँ पे, सिर्फ बेटा बैठ गया, ठीक है। बस इधर से कैटायन जिधर भागेगा उसको कैथोड बोलेंगे, एनायन जिसकी तरफ भागेगा उसको एनोड बोलेंगे। कैथोड पर एनोड पर ये भाग क्यों रहे हैं, अपने आप को जाके न्यूट्रल कर पाए, चलो मैं अपना चार्ज खत्म कर पाए। देखो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पक्का इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, ठीक है। तो ये कैथोड में जाकर क्या करेगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था उसको जाके लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ऐसे ही एनोड पर Cl नेगेटिव जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा और जाके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, ठीक है। आपको मैंने एक बात समझाई थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, और ये समझाया था लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। मैंने पहले इसमें कंपैरिजन में सबसे टॉप वाला पॉइंट ये लिखा था, देख लो समझ में। क्या यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ होगा रिडक्शन, क्या होगा बेटा, रिडक्शन। और वहां पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था उसने छोड़ दिया ना अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये जनरल प्रोसीजर आपको याद रहना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। पहले सॉल्ट को दो हिस्सों में तोड़ो, कैटायन में और एनायन में। कैटायन जिधर भागे उसको कैथोड, एनायन जिधर भागे उसको एनोड। कैटायन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, वो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, बताओ फटाफट जल्दी से। भाई कुछ ना समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ये वाला बात क्या थी जो भी है, ठीक है। थोड़ा सा आपसे रिकॉर्ड करियो, और अगर बीच में जरूरत पड़े ना कि समझ में आ गई बात, चलो। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, किसी भी सॉल्ट को इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या होगा, द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसको तोड़ा गया उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, पक्का याद है कि बात समझ में आई। अब देखो मेरी बात ध्यान से, एक आया साइंटिस्ट, उसने क्या करा एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने एक साइंटिस्ट ने क्या किया, वो तो बस नाम जाने को था, कैथोड एनोड बताने के लिए मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक हमारे पास सॉल्यूशन था, मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। इसका सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। कभी कॉपर सल्फेट का सॉल्ट देखा है लैब वगैरह में, नीले कलर का होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नीलाथोथा, ठीक है। फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का पूरा CuSO4.5H2। मैं एक बात के साथ चार बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि कुछ तो कहीं ना कहीं दिमाग में पड़ी रहेगी, तो कभी लगेगा सुन तो रखी है कम से कम, है ना। तो सुनो, ये है CuSO4.5H2, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कलर जो नीला होता है वो इस पानी की वजह से होता है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है।
अगर मैं इसको हीट करूंगा सॉल्ट को तो ये पानी हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, इसका कलर प्योर क्या हो जाएगा फिर व्हाइट। तो अगर नीला कलर का सॉल्ट है तो पानी है, और खाली व्हाइट है तो पानी नहीं है। ये हमारे काम का नहीं है, बस ऐसे नॉलेज मिल रहा था मैंने तुम्हें। अब इसमें वापस आ जाओ। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन डाल दिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिला दी एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाम था जिंक की इलेक्ट्रॉन। किसकी इलेक्ट्रॉन मिलाई? जिंक की इलेक्ट्रॉन को मिला दिया। मिलाने के बाद उसने देखा यहाँ से निकल रहा धुआं। क्या निकल रहा बेटा? धुआं, या एनर्जी बाहर निकल रही है हीट की फॉर्म में। तो पक्का ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे ना? बोलो भाई, ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे? रिएक्ट कर रहे होंगे। और रिएक्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। इसने इसके लिए इक्वेशन लिखी Zn + CuSO4। ये वाली इक्वेशन आपने 10वीं क्लास में थी कि नहीं? पहले चैप्टर में थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल में थी, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे इसने देखा जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अगर रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये बना देगा आपका ZnSO4 + Cu। इसने क्या किया, कॉपर को सॉल्ट से बाहर निकाला, खुद बैठ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे यहाँ पे 2 मिनट के लिए। देखो ध्यान से, जिंक को देखो, ये किसी के साथ जुड़ा तो नहीं है ना, अकेला है। अगर कोई एलिमेंट अकेला होता है तो ना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। कॉपर सल्फेट पे पता है -2 चार्ज होता है। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? तो कॉपर में पक्का क्या चार्ज होगा बेटा? +2। तो कॉपर पे यहाँ +2 चार्ज था, ऐसे जिंक पे यहाँ +2 चार्ज होगा और कॉपर पे यहाँ 0 होगा कि नहीं होगा? अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर जिंक 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया? भाई बोलो, जिंक 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ तो पक्का से इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे या एक्सेप्ट किए होंगे? छोड़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं क्या? तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी कॉपर की बात करें तो कॉपर +2 से 0 हो गया। पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब 0 हो गया, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो जिंक का यहाँ पर हो गया रिडक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का बात समझ में आई? फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा जब मैं एक एलिमेंट को डिप करके कॉपर सल्फेट में हीट निकाल सकता हूँ, तो उसने ये भी पढ़ा था कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मैं इस हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ? उसका आंसर निकालना पड़ेगा इसको। तो सुनो मेरी बात, अंडरस्टैंड देखो। इसने क्या सोचा कि जो हीट एनर्जी हमारी निकली है बाहर, इसको मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दूं तो हमारे काम आ जाएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी काम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसने क्या किया, इसने एक काम किया, इसने 2 सॉल्यूशन अलग अलग बनाए। पहले मुझे सॉरी केस के अंदर एक बात बताओ, वहां पर जो हीट एनर्जी निकल रही थी, क्या उसका कारण ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था? देखो, कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कभी आपने करंट पढ़ा है 9वीं क्लास में? व्हाट इज करंट? क्या होता है करंट? मूवमेंट ऑफ चार्ज। अरे चार्ज तुमने डेफिनेशन रट्टा मारी थी, रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। हिंदी में याद रखो, चार्ज के बहने को बोलते हैं करंट। तो मैं है तो कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो चार्ज फ्लो कर रहा था ना, और चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलेंगे भाई? करंट। और जहां से करंट फ्लो करेगा वहां से हीट एनर्जी तो निकलेगी। अगर तार के अंदर भी आप देखोगे करंट चल रहा है तो उसमें हीट आ जाती है कि नहीं आ जाती? और मैं रेजिस्टेंस जिसमें जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट आ जाएगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। इसने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से ही हीट एनर्जी निकली है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम कुछ ऐसे कराते हैं कि हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। तो इसने क्या करा, देखो ध्यान से, इसने 2 डब्बे अलग अलग लिए, इस बार सेपरेट, समझ में आया? एक में मिला दिया जिंक ZnSO4, दूसरे में मिला दिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसमें डिप कर दी जिंक की रॉड और इसमें डिप कर दी इसने कॉपर की रॉड। कोई दिक्कत तो नहीं आता? जिंक को मिलाया ZnSO4 में, कॉपर को मिलाया CuSO4 में, और दोनों को उठा के इसने एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया, तार से। मैंने जो बोला वही है, ऐसे ही पढ़ना है। पहले सुनो पूरी कहानी, फिर डाउट निकलेंगे बता, ठीक है। पहले उसने क्या करा था, पहले वाले कैसे बेटा, पूरे कॉपर सल्फेट के अंदर ही जिंक मिला दिया, तो जिंक को डायरेक्ट CuSO4 में मिलाया। इस बार जिंक को मिलाया ZnSO4 में और कॉपर को मिलाया CuSO4 में, और दोनों को तार से कनेक्ट कर दिया। तार से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे लगा दिया एमीटर। एमीटर देखा तुमने कभी? तुम्हारे घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है, ट्यूबवेल में देखा होगा सबमर्सिबल जो होता है, या स्टेबलाइजर वगैरह रखे हैं घर पे, तो स्टेबलाइजर वगैरह रखे होते हैं तो
ना सुई, दो होती है, वोल्ट मीटर की होती है और एक एमीटर की होती है। एमीटर से पता क्या लगता है? करंट। वोल्ट मीटर से पता लगती है वोल्टेज। हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो कितने वोल्ट की आती है? 220 पे हमारे घर पे आती है, ठीक है, 220 वोल्ट पे हमारे घर पे। चलो इसने क्या करा, फिर जिंक को ZnSO4 मिलाया, कॉपर को CaSO4 के अंदर मिलाया, और इसने देखा क्या? इसने देखा जैसे ही ये दो सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तार के थ्रू, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इधर गेन होता है। इधर एक रिएक्शन चलती है, कौन सी चलती है? जो जिंक है वो अपने आप को तोड़ता है Zn+2 में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब मुझे एक बात सोच के बताना ढंग से, ये सॉल्ट था कि नहीं था? और सॉल्ट तो पहले ऐसे पड़ा था Zn+2 की फॉर्म में और SO4- की फॉर्म में। बोलो भाई कोई दिक्कत? सॉल्ट तो पानी के अंदर मिलाओगे तो वैसे ही टूट जाएगा ना आयंस में, जैसे NaCl और Cl में टूटता है। तो ये 200 में पहले टूटा बैठा था, लेकिन ये जिंक प्योर था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। ऐसे यहाँ कॉपर सल्फेट में 200 में टूटा बैठा था Cu+2 में और SO4- में। इस कॉपर में कोई चार्ज नहीं था। इसने जैसे ही दोनों सॉल्यूशन को एक तार से कनेक्ट किया, इसने देखा उस तार के अंदर यहाँ बल्ब लगा दिया, मान लो 2 मिनट के लिए यहाँ बल्ब लगा दिया, इसने देखा बल्ब जल गया। दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करते ही बल्ब जल गया। बल्ब जलने का मतलब क्या है? उस तार के अंदर से क्या फ्लो हो रहा होगा? चार्ज। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे तो हुए कैसे? उसने देखा, डायरेक्शन निकाल के देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा और उस वाले ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया होगा। ऐसे ही हुआ होगा ना। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये वाला हिस्सा क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज। क्या हो रहा होगा बेटा? और ये वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वाला क्या हो रहा होगा? रिड्यूस। समझ में? रिडक्शन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा इधर? तो इधर ऑक्सीडेशन हुआ और इधर रिडक्शन हुआ, और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ उसकी वजह से मिलके कोई पैदा हुई। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, इधर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो पहले से ही ऑक्सीडाइज हुआ बैठा है, ये टूटेगा जिंक Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। कोई दिक्कत? ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तार के थ्रू इधर जाएंगे, ये जिंक टूट रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन धीरे-धीरे खत्म हो रही है? बोलो भाई। ये जिंक है, ये जिंक नहीं है, ये जिंक आयन है। क्या है? जिंक का आयन। ऊपर जिंक है ना, इधर ऑक्सीडेशन हुआ तो पक्का किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कंडीशन में बैठा कौन है यहाँ पे? ये बताओ। ये जिंक या जिंक प्लस आयन? जिंक। वो ऊपर वाला जिंक धीरे-धीरे टूटेगा इसमें। क्या इसकी कंसंट्रेशन Zn+2 की धीरे-धीरे टाइम के साथ बढ़ जाएगी? वो टूट रहा है Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन तो तार के थ्रू बाहर निकल गए, और जो ये जिंक टूट के किस पे कन्वर्ट हुआ? ये किसी सॉल्यूशन में रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बोलो भाई। आया ना? आया? दोबारा बताओ क्या बोल रहे हैं? दोबारा बताओ। इस साइंटिस्ट ने कुछ नहीं करा, जिंक को ZnSO4 में डाला, कॉपर को CaSO4 में डाला और बीच में लगा दिया तार, तार में लगा दिया बल्ब। इसने देखा जैसे दोनों को सॉल्यूशन को कनेक्ट किया, बल्ब जल गया। बल्ब जलने का मतलब क्या है? उसके अंदर करंट आ गया, और करंट आने का मतलब पक्का इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। उसने इससे नाप के देखा डायरेक्शन। क्या नाप के देखा बेटा? उसे पता लगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो पक्का इस वाले हिस्से ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा और इस वाले ने गेन किया होगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है तो कौन छोड़ सकता है? ये जिंक। इसके पास तो है ही कुछ भी, ठीक है। ये छोड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा जिंक प्लस आयन। तो ये पहले से Zn+2 पड़ा था और थोड़ा सा Zn+2 बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार इसी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ गई। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए और यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। मैंने बताया रिडक्शन होता है, तो यहाँ को 2 इलेक्ट्रॉन को भी एब्जॉर्ब करेगा ना। ये तो न्यूट्रल है, देखो कॉपर मेटल है, वो कभी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो हमेशा लूज करता है। मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना, और जिंक और कॉपर दोनों क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे बैठा रहेगा, ये कॉपर आयन जो है Cu+2 वाला, जो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर से आए थे तो एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा कॉपर। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और बनाएंगे क्या? कॉपर। कॉपर बनाएंगे तो बताओ, पहले से कॉपर यहाँ पे था और ये भी कॉपर में कन्वर्ट होने लगा, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ जमना शुरू हो जाएगा कॉपर। एक इलेक्ट्रॉन धीरे-धीरे घट रही है और एक लगातार बढ़ रही है। देखो इसमें जो जमा होता जा रहा है और जो पहले से थी वो भी टूटे जा रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? क्या इस प्रोसेस के थ्रू इसने बिजली को प्रोड्यूस कर लिया, बल्ब जल गया, पूरी कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से एक नया प्रश्न निकल के आया कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि जिंक ने ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ा?
ये क्वेश्चन बना रही गया साइंटिस्ट के दिमाग में। ऐसा भी तो हो सकता था कि कॉपर छोड़ दे इलेक्ट्रॉन और वो ले ले, कॉपर ये टूटता Cu+2 में और इलेक्ट्रॉन छोड़ता और इसका Zn+2 इलेक्ट्रॉन लेता, ऐसा हो सकता था क्या? उसका सवाल का जवाब अगले चैप्टर में पहले तो समझ में आया कि नहीं आया? चलो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पूरी क्लियर है? यहाँ तक इतनी सी बात को याद रखो, ठीक है? और कुछ लिखना चाहो तो इसमें से लिख लो, क्योंकि ये बात कलेक्टिव करने की जरूरत है। 2 मिनट में उतार लो। सवाल का जवाब निकालने के लिए एक नया पूरा केमिस्ट्री का पूरा नया पार्ट निकाल के लिया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका सवाल के जवाब निकालने बैठ गए। ये क्या निकालना था इसको जवाब कि बताओ जिंक ही ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, कॉपर क्यों नहीं हुआ, है ना? साइंटिस्ट ने जवाब निकालने की कोशिश की, उसके लिए इसने पहले कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। एक नया कांसेप्ट आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। नहीं, पहले आपको उसके लिए नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या पढ़ना पड़ा पहले? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, आज ये तक पढ़ाता हूं, फिर आगे क्यों पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, मेरी बात सुन लो ध्यान से। तुमने ये देखा थोड़ी देर पहले, ये जिंक की इलेक्ट्रॉन थी और सॉल्यूशन में था Zn+2 और SO4-2। ताकि नहीं था बेटा? ऐसे ही इधर वाले सॉल्यूशन में क्या था? कॉपर था और सॉल्यूशन में पड़ा हुआ था Cu+2 और SO4-2। ये दो चीजें दी गई थी। आपने देखा यहाँ पे जिंक टूट रहा है, किसमें? Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ तक गए, ये कॉपर। अच्छा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। वो चार्ज इस पे फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा इलेक्ट्रॉन पे? तो इसको ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा ये चार्ज? तो Cu+2 जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से पहुंच जाते थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉपर में। हुआ कि नहीं हुआ? आपने यहाँ पे देखा, यहाँ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, किसी ने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ हुआ है क्या? रिडक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। चार्ज मूव कब करता है? पूरा कंसेप्ट ना समझा के सीधे 2 बार में समझाने की कोशिश करता हूँ, बताना समझ आ रहा है कि नहीं। अगर ये जमीन समतल हो, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन हो, और मैं यहाँ पे एक पानी की बूंद गिरा दूँ, कहीं भागेगी वो? लेकिन इसको थोड़ा सा झुका दो उधर तो भागेगी। पानी किधर से किधर फ्लो करता है? हाई हाइट से लो हाइट की तरफ फ्लो करता है कि नहीं करता? खुद बोलो भाई, पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ भागेगा ना? कभी नीचे से अपने आप ऊपर भागते हैं क्या बगैर पंप लगाए? नहीं भाग सकता ना। ऐसे ही करंट का होता है। क्या होता है? करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागता है। आपने V = IR पढ़ा है ना 10वीं क्लास में। तो जो पोटेंशियल होता है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। बैटरी के लगाते ही करंट क्यों चल जाता है, ये बताओ? बैटरी का तो भाई काम ही पोटेंशियल डिफरेंस देना है। क्या डिफरेंस देना है? पोटेंशियल का डिफरेंस देना। जहां इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को पोटेंशियल का डिफरेंस मिला, वो भागना शुरू कर देगा, और उसी के भागने को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अगर हमारे पास मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, क्या है बेटा? 12 वोल्ट की बैटरी, तो जो पॉजिटिव वाली प्लेट है वो 12 वोल्ट की होगी और ये वाली प्लेट 0 वोल्ट की होगी। समझ में आया? तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 12 वोल्ट का। तो ये बैटरी क्या दे रही है इस सर्किट को? आपके पोटेंशियल का डिफरेंस देखो, ये यहां से आता है पूरा सर्किट है, एक तरफ तो 12 है और एक तरफ 0 है। तो तार के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे फटाफट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे? करंट भागे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक और बात याद रखना, ये 12 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट है। अगर ये 6 वोल्ट की होती तो हम बोल रहे हैं बैटरी तो 12 वोल्ट की है, इस वाली प्लेट पे अगर 6 वोल्ट होता तो इसमें कितना होगा? -6, क्योंकि डिफरेंस तो 12 का ही रहेगा। क्या रहेगा? डिफरेंस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कितने का रहेगा? 12 का। और ये भी पता है, ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है, ये पॉजिटिव में होती है, ये नेगेटिव में होती है। तो ये 6 वोल्ट है तो डिफरेंस 12 करने के लिए हमें -6 जाना पड़ेगा। अगर ये +2 भी होती ना, तो यहाँ -10 लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके लेवल पे सिर्फ ऊपर वाला पढ़ाया जाता है, ये वाला। इतनी बात को कोई समझाएगा नहीं ना तुम्हारे, तो 12 पास करके चले जाओगे तो तक कोई नहीं बताएगा। इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। याद आ गया? समझ में आया? बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस देना। पोटेंशियल डिफरेंस मिलते ही इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देगा। भागने के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा? करंट। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए अब आपसे कोई पूछे, आपके पास तार है, प्रेस का हो गया, टीवी का हो गया, किसी का भी हो गया, आप कुछ स्विच में घुसाते हो,
करते हो ना? स्विच से मिलता क्या है आपको? करंट? बोलो भाई, करंट नहीं मिलता, स्विच से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। क्या तार के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? कॉपर का तार था ना, इलेक्ट्रॉन तो उसमें पहले से ही बदले पड़े हैं। उनको भगाने के लिए हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हम तार को उसमें लगाएंगे। या बैटरी देखिए, कोई बैटरी देखिए ना, बैटरी देखिए, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। दोबारा जाना घर पे साफ सुथरा करके देखना बैटरी को दोबारा, एक तरफ लिखा रहेगा प्लस, एक तरफ लिखा रहेगा माइनस। तुम एक तार इस पे लगाओगे, दूसरा तार इस पे लगाओगे। तार लगाने का मतलब तुम उस तार के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए तुम्हें, एक तरफ पोटेंशियल और पॉजिटिव और एक तरफ माइनस हो। तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है खुद से बहना शुरू कर देंगे, करंट बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पूरी कहानी समझ पाएंगे। इसमें दो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर किया है और इसने एब्जॉर्ब किए। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस आयन के बीच में पक्का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ गए। मैंने क्या बताया? कोई भी चार्ज सिर्फ एक ही कंडीशन में मूव करता है, जब उसे पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाए। क्या मिल जाए? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। आपने को देखा दो इलेक्ट्रॉन उधर से आए और आके इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसने जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस आयन के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल का डिफरेंस तो होगा ना? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? तभी तो आगे इलेक्ट्रॉन उतर गए। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। जल्दी बताओ, इस तरफ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन था ना, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेने का मतलब रिडक्शन। इस इलेक्ट्रॉन और इसके आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रॉन और इस आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो में जाना, दोबारा जो वर्ड बोल रहा हूं उसको पॉज करके पहले लिखना, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपसे सिंपल परिभाषा में कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any electron and its respective ion is called electron potential। किसी भी इलेक्ट्रॉन और उसके रेस्पेक्टिव आयन के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, उसी को बोलेंगे हम क्या? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्लास।